नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। ठीक है, आज 7 अक्टूबर है। चलिए शुरू करते हैं। साथ ही अगर ये पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप वहाँ से दैनिक जागरण न्यूज़पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला आर्टिकल है वह हमारा द हिंदू से संबंधित है, जिसके अंदर जो कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनके कुछ सामाजिक दायित्व हैं, उनके बारे में जिक्र इस आर्टिकल के अंदर किया गया है। ठीक है, तो क्या कहता है, सबसे पहले जो कहता है, जो कंपनी अधिनियम 2013 है, जो उसकी धारा 135 है, उसके तहत जो कॉरपोरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं, यानी जो कंपनियां जो होती हैं उनके कुछ सामाजिक दायित्व होते हैं। यानी जो संसाधन वह इस्तेमाल करती है वह संसाधन समाज के प्रत्येक व्यक्ति के संसाधन है। ठीक है, तो उसके कुछ सामाजिक दायित्व बनते हैं भी, जो समाज में कुछ पिछड़े वर्ग या गरीब लोग हैं उनके कल्याण के लिए वह कुछ अपने लाभ में से कुछ फंड अलग लगा कर उस सोसाइटी के कल्याण में लगाए। ठीक है, कहता क्या है, इसकी जो स्थापना के बाद भारत में जो सीएसआर के खर्च में 2014 से और 2015 में जो कितना था 10,065 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में 24,865 करोड़ हो चुका है। यानी जो कंपनियां हैं उनका जो खर्च है वह कुछ इतना बढ़ गया है इतने समय के अंदर। इससे हम ये देख सकते हैं कि भारत के अंदर जो कंपनियां हैं उनका लाभ भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अधिनियम की धारा 135 का पहला प्रावधान यह है कि कंपनी को अपने आसपास के स्थानीय क्षेत्रों को वरीयता दी जानी चाहिए। यानी जो जिस स्थान पर उस कंपनी का स्थापित की गई है उस स्थान के जो आसपास का क्षेत्र है, जो खर्च किया जाना है मुख्यतः सबसे प्राथमिकता उस क्षेत्र को दी जानी चाहिए। यानी जो पहला खर्च किया जाना चाहिए उस क्षेत्र पर किया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो संसाधन है वह कंपनी है ज़्यादातर उसी क्षेत्र के संसाधनों का इस्तेमाल करती है। वह संसाधन किसी भी रूप में हो सकते हैं, चाहे वह संसाधन भौतिक रूप में हो या मानव पूंजी के रूप में हो या वहाँ की ऊर्जा के रूप में हो, वहाँ के जल निकासी यानी भूजल निकासी के तौर पे हो, या वहाँ के जो पेड़ पौधों की कटाई से जो कुछ प्रकार के जो संसाधन मिलते हैं वह हो, या साथ ही साथ कृषि से संबंधित कोई संसाधन हो। ठीक है, तो इस प्रकार से उन कंपनियों का यह सबसे प्राथमिक उत्तरदायित्व यही बनता है कि सबसे पहले अगर वह खर्च करती है तो सबसे पहले कल्याण के लिए उसी क्षेत्र के अंदर अपना पैसा लगाए। ठीक है, मगर इस आर्टिकल के अंदर कुछ कहा भी, ये जो कंपनियां होती है कुछ विशेष क्षेत्रों के अंदर अपने खर्च को लगा पाती है और जो जहां पर ज़्यादा आबादी है वहां पर इस खर्च को नहीं लगा पाती है। ठीक है, आगे इसके अंदर कहा है भी, जो अशोका यूनिवर्सिटी द सेंटर ऑफ सोशल इम्पैक्ट एड, जो फिथियोलॉजी ने जो फिथियोपी ने क्या किया है, एक रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट में कहा है भी जो 64% जो सीआर कंपनीज हैं इस प्रकार की, जो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात इन राज्यों के अंदर ही अपना खर्च लगाती है, क्योंकि उनका मानना है कि जो कंपनी है वह खर्च भी करती है तो वो इस हिसाब से करती है भी ताकि उनको बेनिफिट हो। यानी वह खर्च कुछ इस प्रकार से करती है, जैसे वहाँ के संसाधन है तो वहाँ के लोगों को जैसे कंप्यूटर की नॉलेज देना जिससे कि उनको और अधिक श्रम मिले। ठीक है, नई नई भूमियाँ खरीद लेना। ठीक है, उससे भी वह क्या करते हैं, वो आने वाली कंपनी में उनको लाभ हो, तो वह उसको खर्च कहीं न कहीं वह इस प्रकार से कर रहे हैं ताकि कहीं कहीं जो इनडायरेक्टली वे में वह लाभ किसी को, कंपनी को ही हो। ठीक है, साथ ही साथ जबकि हम जनसंख्या देखें तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है या मध्य प्रदेश है, उन क्षेत्रों में है जो जनसंख्या काफ़ी अधिक मात्रा में भी है, और साथ ही साथ वहाँ पर कहीं ना कहीं जो ये जनसंख्या है वह पिछड़ी हुई या गरीब तबके की जनसंख्या भी है। तो क्या कहा गया, जो कंपनी का जो पहला दायित्व है ये बनता है भी इन क्षेत्रों के अंदर वह अपने लाभ का कल्याणकारी योजना में खर्च करे। ठीक है, आगे कहा है भी खर्च की जाने वाली राशि का अगर बताया गया तो वह अपने 3 वर्षों के अंदर जितना भी उसको लाभ हुआ है उस लाभ का 2%, कितना 2% वह खर्च करेगी। ठीक है, यानी अगर कोई कंपनी 3 वर्षों में 100 रुपये का लाभ कमाती है तो उसमें से उसको 2 रुपये सामाजिक कल्याण के लिए लगाना उसका एक उत्तरदायित्व है। और अगर ये कंपनी ऐसा करने में विफल रहती है तो सरकार द्वारा उस पर भारी मात्रा में जुर्माने की व्यवस्था की गई है, यानी जुर्माना भी उस पर लगाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी के लिए क्या हो जाता है, बाध्यकारी हो जाता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार की जो कंपनियां होगी जो इसके लिए एलिजिबल होगी या जिनको सामाजिक कल्याण की व्यवस्था में जो लोगों को पैसा लगाना पड़ेगा लोगों के ऊपर, तो वह कौन कौन सी कंपनियां होगी। कहा गया अभी जो खर्च था, यानी सीआरआर खर्च जो कि 2014-2018 की विश्लेषण से पता चलता है कि जहाँ पर अधिकांश जो खर्च है वह किस में हुआ है, शिक्षा क्षेत्र में है। कितना हुआ शिक्षा क्षेत्र में, लगभग 37%। क्योंकि हम अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो कहीं न कहीं कल को आकर वह उसी कंपनी में जॉब करेगा ताकि उस कंपनी को और क्या बेनिफिट हो।
ठीक है। साथ ही साथ अगर स्वच्छता की अगर हम बात करें तो लगभग कितना 29% है। और पर्यावरण की अगर हम बात करें जिस प्रकार से सबसे ज़्यादा नुकसान पर्यावरण को हुआ है तो उस पर यानी मात्र कितना और कितना, केवल और केवल 9% ही क्या किया गया, खर्च किया गया है। यानी सबसे अधिक नुकसान पर्यावरण को हुआ है और जो खर्च किया गया है वह किया गया है केवल और केवल 9%, जिससे हमें आज जलवायु जैसी समस्या से सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। अगला है भी कई राज्यों खनन जैसे उद्योग हैं उनके जो हानिकारक प्रभाव है उनसे भी प्रेरित, यानी कह सकते हैं उन तरीकों का भी कार्य कर रहे हैं। अधिनियम की धारा 135 उन कंपनियों की पहचान के लिए मानक निर्धारित करती है भी कौन सी कंपनियां जो CSR के अंदर क्या होगी, आएगी। ठीक है। कौन कौन सी ऐसी कंपनी जिसको नेट वेल्थ कितनी है 500 करोड़ या इससे क्या है अधिक है। अगर किसी की नेट वेल्थ यानी उसकी पूरी संपत्ति है वह 500 करोड़ से अगर अधिक है तो उसको क्या करना होगा, CSR देना होगा। ठीक। दूसरा क्या है भी टर्नओवर की बात करें, अगर कोई कंपनी का जो टर्नओवर है 1000 करोड़ के आसपास हो या उससे अधिक हो तो भी वह उस कंपनी को CSR रखना होगा। ठीक है। अगला है अगर कोई कंपनी का शुद्ध लाभ यानी उसका अगर लाभ है जो यानी सारे खर्चे निकाल करके जो शुद्ध लाभ यानी इन हैंड जो पैसा बचता है वह अगर 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक हो तो भी उसको CRS की व्यवस्था के अंदर लाया जाएगा, यानी उसको भी अपने लाभ का 2% बचाकर रखना होगा। ठीक है। तो ये एक हिंदू का आर्टिकल था जो काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, जिसके अंदर बताया गया जो कॉर्पोरेट कंपनी है कैसे उसके सामाजिक दायित्व है वह बढ़ते, यानी उनको अपनी ओर यानी कहीं के जो कल्याणकारी योजना उनके अंदर लगाना चाहिए, जो गरीब तबके के लोग हैं उनके ये लगाना चाहिए। ठीक है। अगला जो आर्टिकल था वह भी द हिंदू से संबंधित है। तो इस आर्टिकल के अंदर जो हमने कल जो एक आर्टिकल का डिस्कस किया था दैनिक जागरण के अंदर कहीं न कहीं वही आर्टिकल है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ने एक पत्र लिखा था जिसके अंदर कहा गया था अभी जो चुनावी रेवड़ियां आजकल काफ़ी चर्चा में है तो उस पर एक पत्र लिख के कहा गया था भी इसमें उनका यानी जो पार्टी है उनका ये दायित्व होगा भी अगर वह कोई चीज़ बताती है तो जनता को ये भी बताया जाए भी उसका खर्च वह कहाँ से लेकर आएंगी। ठीक है। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया जो कि कल हमने दैनिक जागरण के अंदर अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ठीक है। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं भी कई राज्यों के अंदर जैसे मुफ्त में बिजली हो गया, कर्ज माफ़ी जैसी, लोक लुभावन जैसे कह सकते हैं एक प्रकार से जो चुनावी वादे किए जाते हैं तो उनके लिए जो खर्च होता है तो चुनाव आयोग ने एक कहा है भी ये खर्च उनको बताना होगा जनता को कि वह खर्च कहाँ होगा। जो वह अपना एक मैनिफेस्टो यानी एक जो हम कहते हैं भी एक प्रकार का जो प्रचार पत्र जारी करते हैं तो उसके अंदर वह लिखते हैं भी हम आपको क्या क्या उपलब्ध कराएंगे अगर हमारी सरकार बनती है। ठीक है। तो जिस प्रकार से वह उनके अंदर जो प्रचार है उसमें उनको बताना होगा भी वह खर्च भी कहाँ से लेकर आएंगे। ठीक है। जिस प्रकार से वह यानी जी हम कह सकते हैं भी लोक लुभावन टाइप की जो योजना है उससे अच्छा हम जो शिक्षा में अधिक निवेश करें, पर्यावरण को बचाने में निवेश करें, नई नई बौद्धिक संपदा बनाने में जी आप कह सकते हैं विकास करें, पर्यटन को बढ़ावा देने के अंदर विकास कर सकते हैं। तो इस प्रकार के नई नई खोजें करनी चाहिए ताकि जो हम कह सकते हैं जो पूंजी का है जो है कहीं का जो हमारा जो खर्च है वह कहीं कहीं पूंजी निर्माण के संबंधित होना चाहिए, यानी पूंजी निर्माण या कह सकते हैं जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। ठीक है। ताकि हमें उससे कुछ संपत्ति अर्जित हो। वह संपत्ति किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वह स्वच्छ पर्यावरण से संबंधित हो, चाहे वह शिक्षा से संबंधित हो या मानव पूंजी को निर्माण करने से संबंधित हो। ठीक है। तो यही एक आर्टिकल लिखा गया था जो कल हमने दैनिक जागरण के अंदर भी डिस्कस किया था। ठीक है। अगला जो न्यूज़ है वह हम यानी जो एडिटोरियल है वह हमारा दैनिक जागरण से संबंधित है। ठीक है। इसमें क्या है अभी जो बुजुर्गों की देखभाल के लिए, जैसा कि अभी हमें पता है जो वृद्ध दिवस यानी अभी हाल ही के अंदर क्या हुआ था जो विश्व वृद्ध दिवस है यहाँ हुआ था, तो जिसके अंदर क्या था भी देखा गया था भी जो वृद्ध है या जो घरों के जो हम कह सकते हैं जो हमारे जो पूर्वज हैं या कह सकते हैं हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं तो वह कहीं के जो अकेलेपन की जो सिचुएशंस है या जो समस्या है उससे ग्रसित है, यानी जो परिवार की जो युवा पीढ़ी है वह उनके साथ सहयोग नहीं करते या पारिवारिक संबंध इतने नहीं है भी वह उनके पास टाइम स्पेंड कर पाए। ठीक है। साथ ही साथ जिस प्रकार से आजकल जो परिवार विच्छेद की स्थिति भी बनती जा रही है, यानी जो अलग अलग परिवार रहते जा रहे हैं तो उसके अंदर भी कहीं न कहीं जो कह सकते हैं जो वृद्धावस्था की जो स्थिति है वह दिनों दिन यानी खराब होती जा रही है। लोग अपने बुजुर्गों को क्या करें वृद्धावस्था में डालने की यानी एडमिट करवा रहे हैं। ठीक है। इसी के अंदर इसके अंदर कहा भी जो ऐसे में समाज में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है। जिस प्रकार से हम देखते हैं भी जो भारतीय जनसंख्या है या जापान को कह रहे हैं भी जापान एक दिनों दिन बूढ़ा राष्ट्र बनते जा रहे हैं या फिर ऐसे स्थिति वर्तमान यानी भविष्य में भारत के साथ भी हो सकती है। तो इससे क्या है अभी जो देश है वह क्या हो रहा है अभी बूढ़ी आबादी की तरफ बढ़ता जा रहा है।
ऐसे में अगर अकेलेपन जैसी या डिप्रेशन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो यह हमारे लिए और अधिक क्या हो जाएगी, भयावह हो जाएगी। और साथ ही साथ सरकार को भी उसके लिए के प्रति संवेदनशील भी बनना होगा। ठीक है, आगे इसके अंदर इसलिए सरकार की सजगता को होना होगा कि समाज में सजगता बनाए रखें। जिस प्रकार से इस चीज़ को कहीं न कहीं ये शहरी क्षेत्रों में नहीं, कहीं न कहीं आजकल वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये बढ़ती चली जा रही है, मगर शहरों की तुलना में अभी ये क्या कम है। मगर सरकार को यह देखना होगा भी यह परिवार के अंदर सजगता बनाई रखे, एकता बनाई रखे। ठीक है, उनके लोगों को इनके प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। ठीक है, टीवी या मोबाइल्स या किसी प्रकार की जो यानी प्लेटफॉर्म है उन पर एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन चलाए जाएं ताकि लोग इनके प्रति क्या हो, अधिक से अधिक जागरूक हो और साथ ही साथ उनके अनुभव का लाभ भी ले पाए। तो इसी प्रकार से एक आर्टिकल लिखा गया था जो किस प्रकार से उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। ठीक है, सरकार को एक सार्वभौमिक तौर पर यानी यूनिवर्सल एक योजना चलानी चाहिए जिससे क्या अभी पूरे समाज पर यानी एक साथ जो समाज को, पूरे समाज को एक साथ लेके दिया जा सके। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारे जो वृद्धा आश्रम है उनको और अपडेट करना चाहिए, आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए ताकि स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं हैं उनको जल्दी से निपटारा किया जा सके। छोटे छोटे स्थानों पर भी प्राथमिक अस्पताल बनाने चाहिए ताकि स्वास्थ्य संबंधित उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वह त्वरित रूप में मिल सके। ठीक है, और जो क्षेत्र है उनको आधुनिकीकरण भी किया जाना चाहिए कि नए नए इक्विपमेंट भी अस्पताल में लगाने चाहिए ताकि उनका इलाज प्राथमिक स्तर पर भी हो सके। ठीक है, तो यही एक आर्टिकल था जिसके अंदर इस बारे में डिस्कस किया गया था। अगला जो आर्टिकल है वह भी हमारा दैनिक जागरण से संबंधित आर्टिकल है जिसके अंदर कहा गया भी भारतीय अर्थव्यवस्था के 2 नए स्तंभ। यानी हम जिस प्रकार से जो भारतीय अर्थव्यवस्था को हमने रखा भी 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। तो इसके अंदर कहा भी भारत को अगर 21वीं सदी की सबसे उत्कृष्ट अर्थव्यवस्था बनना है तो उसके लिए 2 स्तंभ इसमें बताए गए हैं। कौन कौन से 2 स्तंभ? पहला स्तंभ तो है जो नई लॉजिस्टिक नीति बनाई गई है सरकार के द्वारा, पहला स्तंभ तो ये बताया गया। साथ ही साथ दूसरा स्तंभ बताया गया सरकार के द्वारा बनाई गई है जो कौन सी, गतिशील योजना एक बनाई, गति शक्ति योजना बनाई गई है। तो ये 2 स्तंभ ऐसे स्तंभ हो सकते हैं जो आने वाले समय के अंदर या 21वीं सदी के अंदर भारत को एक उत्कृष्ट अर्थव्यवस्था की ओर लेकर जा सकती है। ठीक है, साथ ही साथ हम जो महंगाई है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, बाहरी देश से जो निवेश है उसको भी हम अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पहले देखा था कि जो लॉजिस्टिक क्षेत्र है वह रोजगार का कितना बड़ा यानी योगदान देता है, यानी लोगों को रोजगार देने में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही साथ सरकार ने लक्ष्य भी रखा है 2047 तक हम लगभग 10,000 लॉजिस्टिक क्षेत्र विकसित कर देंगे। ठीक है, जिसमें यूनिकॉर्न है। ठीक है, इस प्रकार के साथ ही साथ कहा गया जो नई लॉजिस्टिक नीति के पिछले वर्ष के पे शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? पिछले वर्ष। और साथ ही साथ जो गति शक्ति योजना थी उसका भी अनुपूरक है, यानी ये दूसरों क्या है, एक दूसरे के अनुपूरक है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान नाम लिया गया है। गतिशील योजना में करीब लगभग 100 करोड़ यानी 100 लाख करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना बनाई गई है। जो गतिशील योजना है उसके अंदर कितने 100 लाख करोड़ रुपए लगाए जाएंगे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, जिसका लक्ष्य देश के एकीकृत करना, बुनियादी ढांचे का विकास करना और वस्तुतः देश में सड़क है, यानी जल मार्ग है या फिर रेल मार्ग है, इस प्रकार का क्या होगा, हमें बुनियादी ढांचा हमें मजबूत करना होगा। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर जो 16 मंत्रालय हैं उनको एकीकृत किया गया है, यानी 16 मंत्रालय को एक साथ मिलकर काम करने के लिए इसमें प्रेरित किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ जो और भी इसके संबंधित जो कुछ योजना है जैसे भारतमाला योजना है जो राजमार्ग से संबंधित है, एक सागरमाला परियोजना है। ठीक है, और ये जैसे उड़ान योजना है, जो भारत नेट जो योजना है जिससे हम संचार के माध्यम से एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। ठीक है, रेलवे के विस्तार के लिए हमने अनेक योजनाएं बनाई हैं। इसी के साथ इस समय कुल जो वैश्विक व्यापार में जो भारत की हिस्सेदारी केवल और केवल कितनी है 2% है। तो आने वाले समय जो नई लॉजिस्टिक नीति है उसके अनुसार जो भारत का व्यापार है जो वैश्विक के साथ जो 2% उसको बढ़ाने के यानी कुछ हम कैसे संतोषजनक आंकड़े पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, आगे इसके बाद देश में माल परिवहन की लागत बहुत ही ऊंची स्तर पर कितनी 14 और 13% है। यानी जिस प्रकार से हम माल ढुलाई की बात करते हैं आज उसकी लागत 13 से 14% है, यानी ट्रांसपोर्ट पे खर्च हो जाता है। मगर हम जब नए नए विकसित करेंगे रास्ते जिसमें जल मार्ग है, रेल मार्ग है, जिन पे ट्रांसपोर्ट का खर्चा और कम हो जाएगा, यानी जब 3 से 4% होगा तो साथ ही साथ महंगाई को भी कंट्रोल किया जा सकेगा। ठीक है, साथ ही साथ इसमें कहा गया है भी जो लॉजिस्टिक खर्च के मामले में दुनिया में बहुत पीछे भारत कौन से 44वें स्थान पर है।
ठीक है। ऐसे में भारत के में इंजीनियरिंग, डिजिटलीकरण और बहुसंसाधन परिवहन जैसे क्षेत्रों पर फोकस कर नई लॉजिस्टिक नीति के माल ढुलाई की क्षमता में सुधार करने की ओर कदम बढ़ाए दिए हैं। यानी जिस प्रकार से हम देख रहे हैं अभी जो भारत लॉजिस्टिक क्षेत्र में वर्ष यानी 44 में नंबर पर है, तो भारत ने इसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए कई कदम उठाए हैं, जो कि अभी हमने कुछ देखे हैं, जैसे भारतमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना, इस प्रकार की योजना से हमने इसमें सुधार के कदम उठाए हैं। ठीक है। साथ ही साथ इसमें कहा भी जो नई लॉजिस्टिक नीति का लक्ष्य है कहीं न कहीं अगले 10 वर्षों में इस सेक्टर में कितना 10% तक यानी 10% तक लाया जाए। ठीक है। जो अभी लॉजिस्टिक क्षेत्र में कितना 2% योगदान है, इसमें आने वाले 10 वर्षों में कितना इसको 10% किया जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में लॉजिस्टिक का काम तथा जो सड़कों के जरिए किया जाता है, यानी जो ट्रांसपोर्ट का काम है इसका किससे किया जाता है, सड़कों से किया जाता है। यानी सड़कों से हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट का खर्च काफ़ी ज़्यादा होता है। साथ ही साथ शहरों के अंदर ट्रैफिक जैसी स्थिति भी उत्पन्न होती है, तो इनको हम जल मार्ग से या फिर रेल मार्ग से जोड़ सकते हैं, ताकि जो सड़कों पर ट्रैफिक का भी काम यानी जो बोझ है वह कम हो सके। साथ ही साथ जो त्वरित रूप में और आसानी से और कम खर्च में एक स्थान से दूसरे स्थान पर का यानी जो लॉजिस्टिक से बना जो उद्योग है या जो उसका माल है वह पहुँचाया जा सके। ठीक है। साथ ही साथ इसके अभी जो नया भारत निर्यात प्रतिस्पर्धा देश बनकर भी सामने आएगा। साथ ही साथ जो निर्यात के अंदर जो भारत भी एक है प्रतिस्पर्धा देश के अंदर, यानी दूसरे देश हैं जहाँ पर सस्ता निर्यात है उनके साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का उत्पादन निर्यात कितना था, 419.65 अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। यानी जो भारत का जो निर्यात है वह भी काफ़ी मात्रा में बढ़ा है। ठीक है। यह अब और तेज़ी से भी बढ़ता चला जा रहा है, यानी जिस प्रकार से हम निर्यात है वह और अधिक तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जिससे हम कह सकते हैं भी आने वाले समय में भारत एक निर्यातक देश के रूप में उभर कर सामने आएगा। ठीक है। साथ ही साथ भारत इसी तरह में भारत में जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है जिसको हम FDI बोलते हैं, विदेश से जो निवेशक आते हैं वह भी भारत की ओर आकर्षित हुए हैं। इसी हिसाब से हम देखते हैं 2021-22 के अंदर लगभग 83.57 अरब डॉलर का रिकॉर्ड दर FDI आया है। यानी इतना स्तर का हमारे यहाँ पर FDI विदेशी निवेशक यहाँ पर आए हैं। साथ ही साथ अगर जिस प्रकार से इसके अंदर इस आर्टिकल के अंदर जो चीन है, चीन की जो वस्तुओं की जो क्वालिटी से संबंधित हमें एक प्रकार की जो यानी कह सकते हैं विश्व के अंदर जो फैला हुआ है भी उसकी क्वालिटी हम कह सकते हैं भी चीन की जो क्वालिटी कम है, उससे क्या है भी लोगों का चीन के प्रति थोड़ा सा भ्रमिक सा मन है। मगर ऐसी स्थिति में भारत है तो उसका इसके प्रति और अधिक लोगों का भारत के प्रति विश्वास बढ़ेगा और भारत के लिए एक रास्ता है किसके अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, क्योंकि लोगों का मानना है जो चीन का जो वस्तु है वही कहीं की जो गुणवत्ता के मामले में थोड़ी सी कम है। मगर भारत के ऐसी स्थिति नहीं है, भारत की गुणवत्ता हम देख सकते हैं, क्योंकि कल ही हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें हमने देखा था भाई मंगलयान जो कि 6 महीने की कार्यकाल के लिए भेजा गया था, जिसने अपना कार्य कितना 8 वर्ष तक किया। तो इस प्रकार से जो न्यूज़ आती है वह कहीं न कहीं जो निवेशक होते हैं या जो बाहर की जो देश होते हैं उनके लोगों के अंदर भारत की जो वस्तु हैं उनकी क्वालिटी की और अधिक क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ठीक है। साथ ही साथ क्या कहते हैं भारतीय लॉजिस्टिक बाजार तेज़ी से बढ़ गया है भी। आज वर्तमान में लॉजिस्टिक बाजार है वह दिनों दिन क्या है बढ़ता चला जा रहा है। इस सेक्टर में समय से करीब लगभग 2.2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की रोज़गार भी मिल रहा है। यानी कितना अधिक हम देख सकते हैं, लगभग हम कह सकते हैं 2 करोड़ 20 लाख लोगों को इसने लगभग क्या दिया, रोज़गार दिया हुआ है। ठीक है। साथ ही साथ अब नई लॉजिस्टिक नीति और गतिशील योजना के कारगर क्रियान्वयन से रोजगार के भी लोग बढ़ेंगे। ठीक है। यानी इससे क्या होगा, जो रोजगार के मौके हैं इन दोनों योजना से अधिक मात्रा में बढ़ेंगे। ठीक है। साथ ही साथ जो नई लॉजिस्टिक नीति है उसमें गतिशील योजना के अंदर जो 2030 तक लॉजिस्टिक खर्च और मजबूत बुनियादी ढांचे से दुनिया में शीर्ष 25 देशों की सूची में क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। यानी जिस प्रकार से गति है तो आने वाले 2030 तक हम विश्व की 25 देशों की सूची में शामिल हो जाएंगे, जो कि लॉजिस्टिक और गतिशील योजना जैसी बुनियादी ढांचे के अंदर मजबूत हो जाएंगे। ठीक है। अगली जो एडिटोरियल है वह भी हमारा दैनिक जागरण से संबंधित एडिटोरियल है, जिसमें कहा गया है जो असीमित संभावनाओं का क्षेत्र है पर्यटन। यानी जिस प्रकार से पहले भी हमने आर्टिकल के अंदर देखा था जो पर्यटन है वह कितना महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए और कितना अधिक हमारे लिए इसके अंदर हमारे विकास का या हमारी अर्थव्यवस्था कितना महत्वपूर्ण इसके अंदर योगदान है। कहा गया भी जो राष्ट्रीय पर्यटन नीति का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक भारत को विश्व के शीर्ष 5 देशों के अंदर, यानी शीर्ष के 5 देशों के अंदर केंद्र में
यानी शुमार करना है। भी आने वाले समय में हम क्या करेंगे, भी 2030 तक हम भारत को पर्यटन के क्षेत्र में विश्व के 5 देशों में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं भारत के पास पर्यटन की कितनी अधिक क्षमताएं हैं। हम देखते हैं भी 12 माह के अंदर हमारे यहाँ पर्यटन की सुविधाएं हैं। हम कह सकते हैं भी विश्व यानी वर्ष के प्रत्येक दिन यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। यानी जो है भारत का जो मौसम है वह इतना टिकाऊ मौसम है भी लोग किसी भी समय पर यहाँ पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर हम देखते हैं भी हर प्रकार की हम जलवायु या मौसम हमें मिलता है, ताकि साथ ही साथ हम मौसम का भी आनंद ले सकते हैं। किस प्रकार के हमारे यहाँ पर ऐतिहासिक स्मारक हैं, यानी उससे भी लोग यानी स्मारकों को देख करके या उससे पर्यटन का भी बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार से हमारे जो भव्य इमारतें हैं, लोग हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, वह भी लोगों को और अपने और क्या करता है, आकर्षित कर रहा है। मगर कुछ बुनियादी आवश्यकताओं की कमी के कारण हम पर्यटन को उतनी अधिक मात्रा में बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं जितना कि हमें देना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ हम देखते हैं इसके अंदर कहा गया है जो ये पर्यटन है वह कृषि के बाद में दूसरा ऐसा क्षेत्र है जो सबसे अधिक रोजगार प्रदान कराता है। ठीक है, देश में यह साथ ही साथ जो इसके लिए कम दक्षता और कम कुशलता की भी आवश्यकता होती है, यानी इसके लिए ज़्यादा आपको क्वालिफाइड होने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर कहा है भी कहीं न कहीं जो दूसरा बड़ा क्षेत्र है ये हमने देख ही लिया है, पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय से भी देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी मदद मिलती है। जिस प्रकार से जो विदेश से आने वाले लोग जैसे अमेरिका से या कहीं अन्य देश से जैसे डॉलर लेके आते हैं, तो भारत को जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह भी क्या होगा, हमारा मजबूत होगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था भी काफ़ी मजबूत होगी। ठीक है, एक बार क्या गया है वर्ष 2022 में क्या है, कोविड-19 महामारी के बाद इसके अंदर कहा भी जो कोविड-19 महामारी है उसके बाद भारत का जो वैश्विक पर्यटन व्यापार है वह दोबारा से खड़ा हुआ है, और जो कहा गया भी 2022 में 2021 की तुलना में दुगना व्यापार या दुगनी गति से हमने आगे बढ़े हैं। और हमें देश के ऐतिहासिक और पर्यटक बहुमूल्य है जो हम देख लिया अभी टूरिज्म की किस प्रकार के हमारे पास नई नई वस्तुएं हैं। ठीक है, कुछ प्रकार की इसके अंदर चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां कौन सी हैं? भारत में पर्यटन अभी भी कई बुनियादी सुविधाओं की समस्या से जूझ रहा है। जैसा भी हमने देखा है ये जो पूर्णतः हमारे पास बुनियादी सुविधाएं नहीं है। जहाँ पर पर्यटन स्थल है वहाँ पर जो पर्यटक आने वाले हैं उनके लिए रहने की सुविधा नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ उनके लिए वहाँ पर स्वच्छता की भी कमी है, यानी जो पर्यटक स्थल है वहाँ पर अगर गंदगी फैलाई गई है तो पर्यटन उससे भी प्रभावित हो जाते हैं। पश्चिम देश के लोग हैं वहाँ पर आने पसंद नहीं करते हैं। साथ ही साथ जो लोगों का उनके साथ जो कनेक्टिविटी है वह भी अच्छी होनी चाहिए। अगर वहाँ पर जो धार्मिक है उनसे अगर सही से बातें नहीं की जाए फिर भी वह इससे क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ जो हमारे पास जो गाइडेंस है यानी उनको जो गाइड करने वाले हैं उनकी भी क्या कहीं की कमी है, जिसकी वजह से भी यहाँ अगर पर्यटन है वह प्रभावित होता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कुछ आपराधिक घटनाएं भी होती हैं जिसमें जो हम कहते हैं जो पर्यटक आते हैं उनके साथ चोरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, समस्या होती है, जिनकी वजह से कहीं न कहीं जो पर्यटक होता है उसका कहीं न कहीं हम भारत के प्रति मोह है वह क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जिनको हमें सुलझाने की आवश्यकता है। ठीक है, यही कहा गया है। साथ ही साथ ये मौसम की बात क्या है, भी वो मौसम में उतार चढ़ाव आता रहता है। ठीक है, अच्छी हमारे पास जल निकासी नहीं होती है, जैसे हम कहते हैं बाढ़ स्थिति उत्पन्न हो जाती है, भयंकर कहीं पे बहुत अधिक गर्मी होती है, पीने योग्य जल उपलब्ध नहीं होता, तो ये भी कहीं न कहीं क्या है, पर्यटन को प्रभावित करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें क्या करना होगा, सुधार करना होगा। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है वह भी हमारा दैनिक जागरण से संबंधित आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल के अंदर कहा क्या गया है, बस यही बात है जो हमने पहले भी डिस्कस के लिए भी, किस प्रकार से जो युवा पीढ़ी है वह अपने जो सामाजिक दायित्वों को, अपने जो जो जिम्मेवारियां हैं वह नहीं लेना पसंद करती है। इसमें अंदर जो विवाह का एग्जाम्पल लिया गया है भी, जो विवाह जैसी जो जिम्मेवारियां हैं उसका यानी जो वह बोझ है वह अपने सिर पर लेना नहीं चाहती हैं। अभी हाल ही में जो वहाँ के जो केरल के उच्च न्यायालय है उन्होंने कहा है इस बात को भी, जो युवा पीढ़ी है वह किस प्रकार से जो वैवाहिक संबंध है जो उसकी जिम्मेवारियों से दरकिनार कर रही है उनको नहीं ले रह पाए। वह अपने विकल्प के तौर पर हम जो लिव इन रिलेशनशिप है जो इन चीज़ों को वह काफ़ा किया जाता है कि काफ़ी अहमियत दे रहे हैं, और दिनों दिन तलाक जैसे जो मुद्दे हैं या समस्या हैं या मामले हैं वह भी दिनों दिन क्या देते हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो जो युवा पीढ़ी का जो मोह है, विवाह जैसी जो सामाजिक प्रथाएं हैं या एकजुट परिवार की जो समस्या है उनके प्रति उनका मोह दिनों दिन कम होता चला जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ बस यही चीज़ें कहा गया है भी कहीं के जो यानी जो ये जो परिवार हैं इनको जैसे इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया भी, जैसे आप कह सकते हैं यूज़ करो और छोड़ो, इस प्रकार का एक वर्ड यूज़ किया गया है भी। जो युवा पीढ़ी है वह कुछ प्रकार की इस प्रकार की यानी जो बंधनों में न बंध करके सिर्फ एक
यानी उद्योग के तौर पर देखती चली जा रही है, भी आप इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे बस एक आर्टिकल ये लिखा गया था। इसके लिए हमें करना क्या होगा, भी जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर जागरूकता बढ़ानी होगी, साथ ही साथ जो पारिवारिक संबंध है, ठीक है, उनको और मजबूत करने होंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो जिस प्रकार से हम एकल परिवार की जो समस्या आज बढ़ती जा रही है, वह भी कहीं न कहीं जो युवा को इसकी ओर आकर्षित कर रही है, तो उसको भी हमें कम करना होगा। साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी ये बढ़ता चला जा रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कम करने के लिए परिवार को साथ मिलकर इसके प्रति जो यानी कह सकते हैं जो जागरूकता बढ़ानी होगी। ठीक है, और साथ ही साथ सरकार को भी कुछ ऐसी योजनाएं चलानी होंगी जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ अधिक आकर्षित हों। ठीक है, और कुछ अन्य समस्याएं हैं उनको भी कम करना होगा ताकि लोग आसानी से विवाह जैसे बंधन में बंध सके। बस कुछ इस प्रकार के जो सरकार द्वारा जो सकारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। ठीक है, ये बस इतना ही एक आर्टिकल था, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, अगला जो आर्टिकल था वह कह रहा है अभी नेतृत्व के लिए तैयार भारत। अभी क्या, अभी हाल ही के अंदर जो G20 का सम्मेलन होने वाला है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा, भारत करेगा। ठीक है, इसी के अंदर इसी पर ये क्या लिखा, आर्टिकल लिखा गया कि अभी इसी वर्ष दिसंबर को भारत पर G20 देशों की अध्यक्षता का दायित्व आ गया है। ठीक है, यानी दिसंबर में होने वाली जो सम्मेलन है उसके अंदर भारत क्या करेगा, G20 के क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। साथ ही साथ इस ग्रुप के अंदर जिसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहते हैं, चलो इसका G20 या ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसमें विश्व के विकसित देश और विकासशील देशों का समूह है, जिसमें कम से कम अभी तक 19 देश, कौन कौन से, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, इंग्लैंड और अमेरिका इसके अंदर क्या है, शामिल है। ये 19 देश ऐसे हैं जो इसके अंदर शामिल है, एक यूरोपीय संघ हो गया। ठीक है, इन देशों का हिस्सा लगभग कितना है, भारत की जो विश्व की जो GDP है उसके अंदर कितना योगदान है, लगभग इनका लगभग यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इनका 75% योगदान है, और GDP का भी कितना, 75% योगदान है। ठीक है, साथ ही साथ देश की जो अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो इसके साथ भारत क्या करेगा, भी छोटे छोटे 200 ऐसी बैठकें होगी जिनका भी भारत क्या करेंगे, अध्यक्षता करेगा। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर भी G20 के अंदर कुछ जो वैश्विक मुद्दे हैं, जैसे पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं, या विश्व व्यापार में किस प्रकार से जो असंतुलन की स्थिति बनी हुई है उनके मुद्दे भी इसके अंदर उठाए जा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो भारत ने क्या किया, अभी वर्तमान के अंदर जिस प्रकार से जो नई पीढ़ी है, जिस प्रकार की नई नई टेक्नोलॉजियाँ आ रही हैं, जिसने अभी हाल ही में हमने 5G का उद्घाटन किया है, तो इस प्रकार से लोगों का ध्यान और अधिक हमारी ओर क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। ठीक है, आगे इस आर्टिकल के अंदर कहा गया भी जो पुराने उद्योग धंधे शिथिल होते जा रहे हैं, जो हमारे जो पुराने धंधे थे वह शिथिल होते हैं, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आने से नए धंधों का अलग अलग तरह से क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है, या लोग उनकी ओर क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसके साथ हम ये भी देख सकते हैं भी अगर नए धंधे आ रहे हैं तो हमें नए लोगों को स्किल करने की आवश्यकता है, या पुराने लोग हैं उनको भी स्किल देने की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, साथ ही साथ कराधान भी घटाता जा रहा है। साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, इसके अंदर कहा गया है भी जो यानी जो विदेश हैं वह क्या कर रहे हैं, भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो कॉर्पोरेटिव सेक्टर हैं उनको आकर्षित करने के लिए जो कर है उनको क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। जो कॉर्पोरेटिव कर होते हैं या जो टैक्स होते हैं उनको कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो क्या कर रहे हैं, जो भारत का जो राजस्व घाटा है वह भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, या राजस्व का जो अपना स्तर है वह क्या होता है, कम होता जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ हम जो दूसरे अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं वह भी क्या करते हैं, अपने यहाँ कम करते हैं इस तरह के जो कॉर्पोरेट टैक्स है, जिसके और क्या कहते हैं भी जो निवेशक होते हैं उनकी ओर क्या कहते हैं, प्रभावित होते हैं। और जो कुछ देश होते हैं जो टैक्स हेवन से संबंधित होते हैं वह भी उसकी तरफ जाना क्या होते हैं, जो कंपनियां होते हैं वह आकर्षित होती हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो कंपनियां जो होती हैं वह भी टैक्स चोरी जैसी स्थिति के अंदर बनी रहती है। ठीक है, साथ ही साथ क्या कि जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन जी, उन्होंने कहा है भी जो वैश्विक का एक कम से कम 15% का जो कर है वह होना चाहिए, ताकि कंपनियों को कम से कम 15% कर देना ही चाहिए, ताकि जो कर चोरी की स्थिति है वह कम हो की जा सके। ठीक है, इस पे लगभग 136 देशों की सहमति बन चुकी है अभी तक, और जो अभी G20 का सम्मेलन होगा इसमें भारत को भी इसका प्रतिनिधित्व करना चाहिए, और बाकी देशों को भी इसके अंदर शामिल करना चाहिए। ठीक है, साथ इसके अंदर क्या भी वर्तमान में जिस प्रकार से जो टैंक कंपनियां हैं, जो इंटरनेट मीडिया है, या विभिन्न प्रकार के जो थिंक टैंक्स हैं वह भी टैक्स देने से बच रही हैं, यानी वह कंपनियां भी कहीं कहीं जो टैक्स देने से क्या करें, यानी कि एक प्रकार से जो परहेज कर रही है, या टैक्स चोरी जैसी स्थिति भी यानी कहीं कहीं इसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रही है। ठीक है, और ये जो टैक्स है वह जो
ना तो मूल देश यानी जहाँ की वह कंपनी है वहाँ पर भी टैक्स नहीं देती है, और साथ ही साथ जिस देश में वह व्यापार करती है तो उसमें भी टैक्स ये नहीं देती है। तो इस प्रकार से भी हमें इसका ऊपर ध्यान देना होगा, और साथ ही साथ हमें जो इस प्रकार से जो बाइडेन जी ने कहा है तो इस प्रकार की नीतियों का हमें क्या करना होगा, विकास करना होगा। तो इसी से संबंधित एक ये आर्टिकल था जो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने जो है द हिंदू और दैनिक जागरण से संबंधित जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वह हमने डिस्कशन कर ली है। साथ ही साथ अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।